नमस्कार, मैं दीक्षा प्रजापति न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। यूरोप करते हैं अब तक की खबरों की ओर। सेमारी कस्बे में मिला पहला कोरोना संक्रमित। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई संपन्न। इटावा जेल की लापरवाही के चलते नाबालिग ने लगाई फांसी। अब खबरें विस्तार से। सेमारी कस्बे में पहला कोरोना संक्रमित आने पर ग्रामीणों में बड़ा भय। ग्रामीण क्षेत्र में अब कोरोना दबे पांव अपने पैर पसारता जा रहा है, तो लगातार हो रहे कोरोना की जांच में पॉजिटिव केसों की संख्या देखते हुए भय भी बढ़ता जा रहा है। सेमारी कस्बे में रविवार को पहला कोरोना पॉजिटिव केस आने पर ग्रामीणों में भय बढ़ गया। गत दिनों सेमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सभी की जांच की गई। सैंपल के कलेक्टर किए गए सैंपल में सेमारी कस्बे में गणपति चौक का एक 52 वर्षीय दुकानदार की रिपोर्ट रविवार को कोरोना पॉजिटिव आई। के बाद प्रशासन व सेमारी पुलिस ने मुस्तैदी के साथ कोरोना संक्रमित आए दुकानदार के घर पर गली में 100 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया। साथ ही चिकित्सा विभाग में उसे सोमवार को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से उदयपुर भेजा तथा पत्नी को होम क्वारंटाइन किया। राजस्थान उदयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई संपन्न। राजस्थान उदयपुर, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी सहित सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी महासचिव अजय माकन एवं पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने उदयपुर से भाग लिया। कोविड-19 से उत्पन्न हालातों एवं संगठनात्मक विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था। उस पत्र पर बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई एवं सभी सदस्यों ने एक स्वर में पत्र को मीडिया में लीक किए जाने का विरोध किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान हालातों को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पद पर बने रहने का आग्रह किया एवं कहा कि यदि कांग्रेस अध्यक्ष किसी को पद सौंपना चाहती हैं तो अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, क्योंकि वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व में चुने जा चुके हैं। 7 घंटे चली बैठक के प्रारंभ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पद पर बने रहने की अपील की, जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया और जल्द से जल्द अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का विशेष सत्र बुलाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें अगले कांग्रेस के अध्यक्ष पर विस्तार पूर्वक चर्चा एवं प्रस्ताव पारित कर जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। की मीटिंग हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है उसमें सीडब्ल्यूसी मेंबर के अलावा हमारे सारे मुख्यमंत्री, स्पेशल इन्वाइटीज और सब मिलके काफ़ी लोग 50 के आसपास लोग थे। 48 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। हाल ही कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने और कुछ सीडब्ल्यूसी के मेंबरों ने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखकर नए अध्यक्ष, फुल टाइम अध्यक्ष के बारे में सुझाव भी दिया और अन्य कुछ बातें लिखी थी। उस पत्र को लेके काफ़ी डिस्कशन भी हुआ है। कोविड-19 को लेके भी डिस्कशन हुआ है। चाइना भारत बॉर्डर पे जो गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर भी चर्चा हुई और आर्थिक हालात पर भी चर्चा हुई है। परंतु मुख्य तौर पे जो सक्रियता रही वो इस पत्र को लेके हुई और वो पत्र ये माना गया कि इंटेंशनली लिखा गया है, जिसको पत्र लिखने के बाद उसको प्रेस में रिलीज़ किया गया है। तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता नहीं है। उसके लिए काफ़ी सदस्यों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया। हमारे मनमोहन सिंह जी, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आने वाले समय तक आगे अधिवेशन, स्पेशल अधिवेशन के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव होना है। तब तक
हमारी सोनिया गांधी जी कार्यवाहक अध्यक्ष बनी रहे, काम संभालें, उस बात पर हमारा सबकी सहमति हुई और सहमति के साथ ही उनको बनाया गया है, उन्होंने स्वीकार किया है। आने वाले अधिवेशन, स्पेशल अधिवेशन कब होगा ये अलग बात है। कोविड-19 का जो असर है कब तक रहता है, वैक्सीन कब तक आती है, उसके बाद ही कोई तय होगा और नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद सारी स्थितियाँ ठीक होगी। मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत संघ ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को सौंपा आवेदन। मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत संघ ने होशंगाबाद के चारों तहसील सुहागपुर, पिपरिया, बानपुरा, इटारसी की नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने एकत्र होकर इटारसी से पैदल यात्रा के दौरान सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत के प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर मीणा ने अपना दुख जताते हुए कहा कि 20 वर्षों से मैंने कई ज्ञापन नगर पालिका और कलेक्टर में दे चुका हूं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। किशोर मीणा ने कहा कि सरकार हम लोगों से भेदभाव कर रही है, इसलिए हमारी सुनवाई को अनसुना कर रही है। 20 वर्षों से जो कर्मचारी 25-26 दिन के वेतन पर रखे गए हैं, जो डोर टू डोर कचरा गाड़ी के ड्राइवर हैं, जिनके पास पूरे कागज होने के बाद भी उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। किशोर मीणा ने बताया कि मुझसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गांधी भवन में वादा किया था कि मेरी सरकार वापस आने दो, मैं सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियमित कर दूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हम इस आवेदन के माध्यम से 7 मांग कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाएंगे। क्या कुछ, कहाँ से आप पैदल यात्रा करते हुए हैं, क्या कुछ है? इटारसी जेसम मार्ग से बाबा अम्बेडकर जी और हमारे गुरु वाल्मीकि जी की हमने पूजा अर्चना करके 8 बजे इटारसी से पैदल मार्च करके आए। हमारी मांगे 20 वर्षों से, अब मैं तुमको क्या सुनाऊँ, मीडिया ही हमारी एक आवाज़ है और यहाँ के घर मानने मेरा अनुरोध बड़ा गंभीरता से आप सुनना कि 20 वर्षों से मैंने कई ज्ञापन दे चुका हूँ नगर पालिका में और मेरा ज्ञापन जहाँ भी आया डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर महोदय के यहाँ भी मेरा पत्र जा चुका है। उसके बाद क्या मालूम क्या भेदभाव है, क्या कारण है। हो सकता है कि हम लोगों का इस जाति में जन्म लेना भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत हुआ है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं जो हमारे 20 वर्षों से जो गेन कर्मचारी हैं उनको 25-26 दिन के वेतन पर रखा गया है और जो कुशल का वेतन जो हमारे डोर टू डोर गाड़ी, कचरा गाड़ी के ड्राइवर के उनके पूरे कागजात लगे, उसके बाद उनको कुशल का वेतन भी दिया नहीं गया। और जो विनियमितीकरण है, मेरी मुख्यमंत्री जी से यही बता दूं, गांधी भवन में मेरी बात उनसे चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री जी से। उनने बोला था मेरी गवर्नमेंट वापस आएगी तो मैं बराबर विनियमितीकरण खत्म करके और स्थायी कर्मचारी करूंगा। कितने चरण की मांग है, आज क्या करा है? आज 7 मांगे हैं हमारे, 7 मांगे हैं। आईडी पर कीजिए। हाँ जी। और जो 7 मांगे हैं, सरकार चाहे तो कलेक्टर साहब भी कर सकते हैं, इन्हीं के हैंडओवर की है। वो किस तरह हमको परेशान कर रहा है, क्या कर रहा है, जो भगवान जानता। नहीं हुई तो ये भी बताऊंगा कि इसी दरवाजे पे या मुख्यमंत्री के दरवाजे तो आत्महत्या भी कर लूँगा। बहुत परेशान हो चुका हूँ। क्यों परेशान हो गया? ऐसी महामारी में उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया उन्होंने। उसके बाद सरकार की हमने निरंतर सेवा करी और सरकार के साथ रहे। क्या वजह थी जो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ मध्य प्रदेश के अंदर? मैंने मुख्यमंत्री जी से गीता भवन में खड़े होकर बोला था, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने साहब से जहर की पुड़ी है विनियमितीकरण क्या होता साहब? मैंने कि इसमें हमें कफन के पैसे भी नहीं मिलेंगे साहब। हमारे घर से एक नौकरी मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर देखो नियम है, एक घर से एक नौकरी मिलती है। हमारे साथ ऐसा क्यों छलावा किया जा रहा है? हमने ऐसा क्या कसूर किया? हो सके जाति में हमने जन्म लेके ही कसूर हुआ था हमारा। अब बात यही समझ में आ रही, मेरी पीड़ा है। मैं 20 साल से परेशान हूँ। 20 साल से मैंने निवेदन किया, परिषद में निवेदन किया। सारे पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद करूँगा, उन्होंने मेरी आवाज़ें उठाई। उसके बाद वो आवाज़ दबी। क्या कारण दबी, क्या वजह थी, ये मुझे नहीं मालूम। आदरणीय आप पूछ सकते हो सीएम साहब से। यही पंचायत के बैनर के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हमने कार्यक्रम रखा था गीता भवन में, हजारों लाखों लोग आए थे। उनने में से वादा किया था कि जब मेरी गवर्नमेंट आएगी मैं सब आपकी मांगे पूरी कर दूंगा। कौशाम्बी जिले में भांग के ठेके पर की जा रही गांजे की बेखौफ बिक्री। कौशाम्बी करारे कस्बे का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होता जा रहा है, जो ठेका भांग का है, लेकिन इनमें गांजे की बिक्री खुलेआम कर रहे हैं। किसी का भी इन्हें डर नहीं है। ठेकेदार रूपेश व मकान मालिक राजू की मिलीभगत से ये कार्य किया जा रहा है। ना जाने इन लोगों के ऊपर किन किन लोगों का सपोर्ट है कि जो इस तरह का काम गांजा बेखौफ होकर बेचा जा रहा है। ये भी हैरान होने की बात है कि ये
200 मीटर की दूरी पर थाना करारी है। क्या करारी पुलिस को आज तक जानकारी नहीं हुई थी? क्या करारी पुलिस इन लोगों के साथ मिली हुई है कि थाना के समीप गांजे की बिक्री हो रही है? अब इन लोगों के ऊपर कोई जांच कार्रवाई नहीं होती है। यह तो जांच का कौन ये 70 वाला गांजा दे रहे हैं 140। गांजा? हाँ, यहाँ धान नहीं बिकता, गांजा ही बिकता है। चालीस वाली 70 में दे रहे हैं। रायगढ़ जिले में TRN पावर लिमिटेड के फ्लाई ऐश से किसानों की खेती हो रही खराब। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा तहसील मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर भेंगारी स्थित TRN एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का कंडक हीड के किसानों के खेतों में फ्लाई ऐश डस्ट के बहकर आने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। कंपनी प्रबंधन की हरकतों से अजीज आकर आज पुनः किसानों ने कंपनी प्रबंधन से बात करनी चाहिए तो प्रबंधन ने किसानों को भला बुरा सुनाया और कहा कि जहां शिकायत करना है कर देना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कहकर किसानों को वापस लौटा दिया गया। खबर है कि प्रभावित किसानों ने प्रबंधन से मिले धोखे से निराश होकर किसानों ने जिले के कैबिनेट मंत्री व क्षेत्र के विधायक लालजीत सिंह राठिया व कलेक्टर साहब के समक्ष अपनी अर्जी लगाई है। विधायक ने कंपनी प्रबंधन को डस्ट को खेत में आने से रोकने के साथ मुआवजा देने का निर्देश दिया है। राजेश त्रिपाठी ने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है जब किसानों की फसल कंपनी प्रबंधन के अपशिष्ट से बर्बाद हो रही है। जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग के अलावा कंपनी प्रबंधन को किसानों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कंपनी के द्वारा किसानों की फसल बर्बाद होने के मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र चौबे जिला पर्यावरण अधिकारी के पास गए तो उन्होंने ये कहकर मिलने से इनकार कर दिया कि अभी कोरोना की समस्या बड़ी है, इसे निपट जाने दीजिए, तब दूसरे कामों में विभाग ध्यान देगा। नमस्कार दोस्तों, आज 24 अगस्त दोपहर के लगभग 1:30 बजे हम खड़े हैं रायगढ़ के पर्यावरण संरक्षण के कार्यालय में। इस कार्यालय में सबसे मेन बात अभी ये देखने को सामने आई है कि लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ अधिकारी अंदर बैठ के, कर्मचारी अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों का, प्रेस वालों का, जनप्रतिनिधियों का जो प्रवेश है वो बिल्कुल निषेध कर दिया गया है। यहाँ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अगर किसी को कोई समस्या पर्यावरण से संबंधित है तो उनका कहना है कि लॉकडाउन जिस दिन हटेगा उस दिन मैं मिलूंगा। और भी कार्यालय है रायगढ़ में बहुत सारे। अभी एडिशनल कलेक्टर कुलवंशी सर से बात हुई, उनका कहना था कि भाई हम लोग मिल रहे हैं, प्रेस वालों से मिल रहे हैं, कोई पब्लिक आ रही है समस्या लेके उससे मिल रहे हैं, दफ्तर बिल्कुल भी बंद नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा अनोखा कार्यालय है, यहाँ पर इनकी हुकूमत चलती है। यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं जिनको रायगढ़ के पर्यावरण के बारे में सोचना है, लेकिन ये पता नहीं कि आम जनता से, प्रेस वालों से मुखातिब। मैं राजेश त्रिपाठी, जनचेतना रायगढ़ से। घरघोड़ा तहसील के टेंगा नवापारा ग्राम पंचायत में TRN पावर प्लांट है, जिसके आसपास जो फ्लाई ऐश रखने की जगह है, खासतौर से भेगारी गांव है, जहां हर वर्ष बरसात के दिनों में फ्लाई ऐश बहकर किसानों के खेतों में जाता है, जिसकी शिकायत लगातार ग्रामीणों द्वारा जिला पर्यावरण अधिकारी, SDM घरघोड़ा एवं कलेक्टर को करते रहे हैं, परंतु आज पर्यंत तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। और जिसकी वजह से देखा यह जाता है कि बारिश ना हो तो तब भी किसानों के खेतों में खेती नहीं हो पाती, और अगर देखें कि अगर पर्याप्त मात्रा में बारिश हो तब भी फ्लाई ऐश की वजह से भेगारी ग्राम पंचायत के जो किसान हैं
उनके खेतों में जो लगातार बारिश की वजह से फ्लाई ऐश बहकर खेतों में जाता है, जिसकी वजह से हर साल उनके फसल का नुकसान होता है और जिसकी कंपनी द्वारा न तो किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति दी जाती और न ही प्रशासन द्वारा किए गए शिकायतों के बाद किसी भी प्रकार की कंपनी के ऊपर कोई आज तक कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से ये प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल जो फ्लाई ऐश बह के किसानों के खेत में जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों की फसल की बर्बादी हो रही है, उस पर तत्काल जांच की जाए। दमोह के चहेते एवं सुप्रसिद्ध नाट्यकर्मी श्री राजीव अयाची और उनके पुत्र ने आज कोरोना से जीती लड़ाई। दमोह के चहेते एवं सुप्रसिद्ध नाटककार श्री राजीव अयाची और उनके पुत्र ने आज कोरोना से लड़ाई जीत ली। स्वस्थ होने के बाद उन्हें डॉक्टर दिवाकर पटेल सहित पूरी टीम का आभार जताया। श्री राजीव अयाची जी ने कहा कि आज मैं और मेरा बेटा कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। पिछले 15 दिनों में हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर दिवाकर पटेल जी और उनकी पूरी टीम ने दिन रात एक करके सबको स्वस्थ किया। उनकी सेवा भावना प्रणाम करता हूँ। नर्सिंग स्टाफ को धन्यवाद, बहुत सेवा की आपने सबने। कर्मचारी बंधुओं का भी आभार। मेरे सभी शुभ चिंतक मित्रों का भी शुभ। सभी को यह कामना करता हूं कि राजीव अयाची ने कोरोना से मुक्त होने पर सभी दोस्तों एवं चाहने वालों को बधाई दी। दिवाकर पटेल जी और उनकी पूरी टीम ने हम सब पेशेंट की हौसला अफजाई करी। एक समय तो मुझे लगा था कि मैं शायद नहीं बचूंगा, लेकिन उन्होंने हौसला अफजाई की और हम लोगों को वापस लेके आए। बहुत अच्छी मेडिकल यहाँ पर नर्सिंग फैसिलिटीज़ है, साफ सफाई चाक चौबंद है और मरीजों के लिए जिस तरीके से खाना मिलना चाहिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिल रहा है। और पर्सन टू पर्सन डॉक्टर दिवाकर पटेल जी और उनकी पूरी टीम जो है वो लोगों के साथ जा जाकर उनका मोरल बूस्टअप कर रही है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डॉक्टर दिवाकर पटेल जी के लिए और हमारे जितने भी तमाम डॉक्टर्स हैं उनके लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए दिन और रात एक लगे हुए हैं कि आप सबने मेहनत करके हम सबको यहाँ से वापस अपने अपने घर भेज रहे हैं। आप सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता है। नीलेश जी कुछ बोलेंगे आप? मैं नीलेश चौधरी पिछले 13 दिन से भी कोविड सेंटर सरकारी अस्पताल में हूँ और मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, लेकिन डॉक्टर श्री दिवाकर पटेल सर और उनकी टीम ने जो मेहनत की है, और मैं कह सकता हूँ कि हम भगवान को ढूंढने जाते हैं, मत जाओ भैया यहीं आ जाओ, यहाँ मिल गए हमारे लिए। जी धन्यवाद। मैं देवराज 15 दिन से यहाँ पे एडमिट था। गली गौतम में लॉकडाउन के नियमों का किया जा रहा उल्लंघन। अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई थी एक पोस्ट। अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई थी। गाली गौतम में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जांच पड़ताल के लिए मीडिया के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट की जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट बिल्कुल झूठी साबित हुई, जबकि प्रतिष्ठान स्वामी खुद लोगों से सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाने की अपील कर रहे थे। कोविड-19 की वजह से इस साल उन्होंने अपने प्रतिष्ठान में ही गणपति बप्पा को विराजमान कर व परिवार के लोगों ने प्रतिष्ठान में जाकर पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट का वायरल झूठ साबित हुआ। वहीं गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर श्री गणेश मंडल के तत्वाधान में बड़ी ही सादगी के साथ महाराज गजानंद की चतुर्थ उत्सव बनाया जा रहा है। आज तीसरे दिन मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन मनोज पोरवाल द्वारा प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चना की गई। कार्यक्रम में आए हैं गणेश जी का स्वागत करने। गणेश जी का स्वागत करने के लिए कितने दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये आज तीसरा दिन था गणेश चतुर्थी का और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा की। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी हुआ होगा, क्या बना था आज प्रसाद? आज प्रसाद में खिचड़ी थी। खिचड़ी बनी। लॉकडाउन का पालन हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल लॉकडाउन का पालन हो रहा है और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ अधिकतर लोग मास्क भी लगाए हुए हैं। लोग जो गली गोदाम में गणेश जी को 4 साल से लगातार विराजमान कर रहे हैं, आज उन्होंने कोरोना बीमारी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने प्रतिष्ठान पर ही गणेश चतुर्थी महोत्सव का आयोजन किया है। विगत 4 साल से लगातार ये इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। इन्होंने अपनी चैन को ना तोड़ने के कारण ये कार्यक्रम अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान में किया है।
आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं, बहुत से प्रसाद वितरण और साथ ही प्रसाद बनाने का जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक बातें उत्पन्न हुई हैं, जो कुछ लोगों द्वारा कहा गया है कि यहाँ लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाए। जैसे कि आज मैं आया हूँ यहाँ पे, पुनः दोबारा मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। आज मैंने यहाँ पर आकर देखा तो सभी लोग बाकायदा मास्क लगाए हुए थे और लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक बातें कही गई हैं फेसबुक पे कि वो मास्क का पालन नहीं कर रहे थे, सैनिटाइज का पालन नहीं कर रहे थे, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो बातें कही गई हैं ये सब फर्जी हैं, झूठ हैं, बिल्कुल एकदम बाकायदा झूठ साबित हुआ है। बडनेरा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गांव के पास हुई दुर्घटना। बडनेरा में रहने वाला योगेश कुलकर्णी बुरी तरह से हुआ घायल। बडनेरा से 2 किलोमीटर दूर दवा गांव के पास हुई दुर्घटना में योगेश कुलकर्णी रहने वाले दत्ता कृपा कॉलोनी मंदिर झिली बडनेरा पूरी तरह से घायल हुई है, जो अपनी 2 व्हीलर बाइक से अपने घर जा रहा। 4 व्हीलर गाड़ी ने टक्कर मार दी। घटना 6 बजे से 7 बजे के बीच की है, लेकिन पुलिस वारदात में 8 बजे पहुंची। घटना स्थल पहुंचते ही पुलिस ने घायल कुलकर्णी को जिला हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। हिरासत में लेने वाले की जांच अधिकारी एपीआई कर रहे हैं। आगर मालवा से नलखेड़ा में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भगवान देव नारायण की जयंती। नलखेड़ा तहसील में लगने वाले ग्राम पंचायत गोयल के प्रति अनुसार इस वर्ष भी भगवान देवनारायण की जयंती हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ग्रामवासियों के द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें भगवान देवनारायण का ध्वजा लेकर मंदिर में पुजारी चले आ रहे थे। इस दौरान ग्रामवासियों द्वारा अपने अपने घरों के सामने पूजा अर्चना, तत्पश्चात जुलूस भगवान देवनारायण मंदिर पहुंचा। जुलूस की समाप्ति हुई, उसके बाद भगवान देवनारायण की महाआरती की। मोर छठ मेले का हुआ आयोजन। भिंड गौरी सरोवर पर मोर छठ का मेला, महिलाओं और बच्चे मोर छठ पर समर्पित। मोर छठ पर सैकड़ों मोर गौरी सरोवर में समर्पित किए गए। आज मोर छठ महोत्सव पर गौरी सरोवर में मनाया। यहाँ सैकड़ों की तादाद में महिला अपने परिजन और रिश्तेदारों के साथ मोर सिराने के लिए आई। हिंदू परिवार में 1 वर्ष के अंदर जितनी भी शादियाँ होती हैं उन वर और वधू के मोर होते हैं। उन्हें मोर छठ के दिन पवित्र जलाशय में समर्पित किए जाते हैं। आज सैकड़ों की तादाद गौरी सरोवर में समर्पित किए गए। खबर बंडावर की है, जहां एक दुकानदार को उधार मांगना पड़ा भारी। आरोपी ने दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने लगाया गांव के ही युवक रवि बैरवा पर हत्या का आरोप। मेरा भाई परचूनी की दुकान चलाता है और उसके रवि बैरवा है, डिब्बा बैरवा उसके कुछ दुकान के पैसे थे, करीब कई महीने पहले के थे। तो हमने उससे पैसे मांगे तो उसने लड़ाई झगड़ा किया और लड़ाई झगड़ा मैं और मेरे पापा थे, तो हमने उस टाइम तो वो भगा दिए। भगाने के बाद में हमने बोल दी भाई अगर तू पैसे नहीं देता है दुकान के तो कोई दिक्कत नहीं है, मत दे, लेकिन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत कर। उसके बाद उसके करीब 2 घंटे बाद वो वापस आया। तो 2 घंटे बाद वापस आने के बाद में भाई से लिपटा झिपटी करी, उसके डुक घूंसे जो भी है, लाठी डंडा जो भी है वहाँ से उठाया, उसके दी। और उस टाइम हम उसके पास पहुँचे तब तक तो उसके दे के और वो बेहोश हो गया, गिर पड़ा। और हमने उस टाइम उसको उठाया और हम हॉस्पिटल लेके आ गए। उसे हॉस्पिटल लेके आ गए और डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया, डॉक्टर साहब प्रीतम जी ने। और भाई का नाम लोकेश कुमार जाएंगे, मैं उसका भाई हूँ छोटा। इटावा जेल की लापरवाही के चलते नाबालिगा ने लगाई फांसी। जेल व्यवस्था पर उठे सवाल। इटावा जिला जेल सवालों के घेरे में इससे पहले भी कई बार कैदियों की मौत का कारण बन चुका है। नाबालिग पंकज की आत्महत्या जेल पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही। आखिर रात में कैदी अपनी बैरिक के बाहर कैसे आया? यहाँ जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही साफ नजर आ रही है। क्या पहले की तरह इस घटना को भी दबा दिया जाएगा? 14 दिन पहले जेल में आए एक कैदी ने जेल के भीतर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी।
ऐसे ही एक बार फिर बंदी ने रात 2 बजे बैरिक से बाहर गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इटावा जेल में बंदी पंकज के परिजनों ने बताया कि पंकज, जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, उसे 14 दिन पहले छेड़छाड़ के अपराध में इटावा जेल में भेज दिया गया था। कल दोपहर जेल द्वारा फोन पर पंकज के बीमार होने की बात बताई गई। रात 2 बजे दूसरा फोन आया जिसमें बताया गया कि पंकज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, ये जानकारी मिली। हम लोग जब आए जेल के यहाँ गेट पे तो पता लगा किसी ने कुछ बताने को राजी नहीं, किसी प्रकार की पूछ रहे कहाँ है क्या है, किसी ने अभी तक कुछ नहीं बताया है। अभी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। क्या लग रहा है कैसे ये प्रशासन की लापरवाही का ही कारण है। क्या करते थे भतीजा आपके? कुछ नहीं, घर पे रहता, पढ़ता था। कितनी उम्र थी? करीब 15.5 साल थी। 9वीं क्लास में पढ़ता था। 9वीं क्लास में? जी। क्या लगता है कि नाबालिग बच्चा था उसको जेल में रखना, ये कानून की लापरवाही। पहली बात तो नाबालिग को यहाँ रखना नहीं चाहिए भाई। नाबालिग की जेल तो अंत है, यहाँ तो है नहीं। यहाँ रखी है, फिर हमें ऐसी घटना घटी है तो हमें कोई खास सबूत नहीं मिल रहा अभी तक कैसे घटना हुई। ये प्रशासन सब लापरवाही है, ये साजिश है। साजिश है जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम इसकी जांच करवाना चाहते हैं कि सत्य घटना क्या है। जेल प्रशासन के द्वारा आपको क्या जानकारी और दी गई अभी जब आप लोग पहुँचे? कोई अभी तक जानकारी नहीं प्रशासन से, अभी तक नहीं कोई जानकारी है। कोई बोलने को तैयार नहीं, कुछ बताने को तैयार। हम लोग पता लगा यहाँ आए हैं लेकिन मिट्टी पड़ी है यहाँ पर, ये निश्चित नहीं कि उसी की है। इसकी भी कोई जानकारी नहीं अभी है, ना कोई लिखा पड़ी यहाँ ऐसी है। बंदी का नाम पंकज यादव था, पिता का नाम रमेश चंद, कुकरघाट एरवा कटरा जिला औरैया का रहने वाला था। 10 अगस्त को जेल में आया था। मुकदमा उसके ऊपर लगा था 363 IPC एरवा कटरा थाने से, जिला औरैया से। इसी मामले में था वो। कल रात में वो गमछे से फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। इस प्रकरण की जांच की जा रही है। जिसकी भी लापरवाही होगी, चूक होगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी उम्र 18 से कम थी और आधार कार्ड में उन्होंने दिखाया कि 2004 की उम्र है के हिसाब से उसकी 16-17 साल की उम्र है। जिला कैसे हमारे यहाँ आयु का निर्धारण जो है वो हमारे जेल के डॉक्टर करते हैं। जेल मैनुअल में उनको ये अधिकार है कि जो गिनती करके जेल में आएगा पहुंचा दिया जाता है। तो रात में सर कैसे वो निकला? वो जांच की जा रही है इस बात की कि कैसे वो बाहर रह गया, और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर उसमें जिसमें ये था लड़का, तो बैरकों की संख्या अलग अलग है। उसमें सर 52 बताई जा रही है। नहीं 52, उसमें 86। तो उम्र के लेकर डॉक्टर साहब हमारे जो उम्र निर्धारित करते हैं, जेल में वही उम्र की जाती है। उम्र पर कोई विवाद होने पे कोर्ट के आदेश से फिर उसके CMO साहब के यहाँ भेजा जाता है, फिर उसकी जांच कराई जाती है। परिजनों का सर कहना है कि जेल से एक सिपाही का फोन गया था कि खर्चे के लिए, उस कैदी के लिए पैसे भिजवा। अब परिजन जो भी आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों की भी जांच की जाएगी। ये थी अब तक की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।